नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों आधारभूत संरचना शब्द कहां से आया इस पर बात कर चुके थे दोस्तों। अब ये आधारभूत संरचना भारत में कब कब प्रयोग हुआ दोस्तों, और इसको किस केस में लागू किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट का कौन से केस में से इस पर ध्यान गया था, वो सब हम आज डिटेल देखते हैं। और साथ में देखेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो आधारभूत संरचना का उल्लेख कर सकते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में यानी जिनके ऊपर संसद कोई भी संसद उनमें हेरफेर नहीं कर सकती, यानी पलटवार नहीं कर सकती। पलटवार का मतलब संसद है उन पर कानून बनाकर उनका चेंज नहीं कर सकती, सीधा सा मतलब यही है। तो आइए दोस्तों आज हमारा ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। हेडिंग डालिए आधारभूत संरचना, हेडिंग तो डली हुई दोस्तों। आज देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं। पहले तो देख लेते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये शब्द भारतीय संविधान में कब कब आया। तो सबसे पहले आया था दोस्तों एम के, एक वकील है दोस्तों एम के नाम बयाड़, स्टार लगा कर लिखना दोस्तों, एम के नाम बयाड़ बयाड़ पैसे से एक वकील है दोस्तों। ये ने आधारभूत संरचना की बात ने आधारभूत संरचना की बात गोपालनाथ बनाव पंजाब राज्य वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में कही। अब कोर्ट ने क्या किया, इस पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों। 1967 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया दोस्तों। शायद इस समय के जो भी जज रहे दोस्तों उनको शायद ये आधारभूत संरचना जैसा कॉन्सेप्ट समझ में ना आया। इसके बाद में दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरला मामला आता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला था दोस्तों। इस समय इनके वकील थे दोस्तों नानी पालकीवाला, यानी वकील नानी पालकीवाला ने आधारभूत संरचना का सुप्रीम कोर्ट में आधारभूत संरचना का सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा। अब मजबूती से रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में आधारभूत संरचना जैसा शब्द दिया, तो ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं। और 1973 में, यानी लिख देता हूं 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकारते हुए आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट लागू किया। आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट लागू किया। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, किस वाद में, बार बार कह रहा हूं दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया गया था। एसएन सीकरी समय मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। अब दो नोट लगाकर वो लिखना दोस्तों, मिटा देता हूं उसको। J.R. मधोलकर। अब ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज। अब तक हमने दो वकीलों की बात की दोस्तों, एक तो नायब एम के नायबाड़ था, नाम बयाड़ था दोस्तों, और दूसरा कौन था, नानी पालकीवाला। इन दोनों ने बात की थी दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जज जिसने आधारभूत संरचना का उल्लेख किया था दोस्तों, तो मैंने आपको प्रथम संविधान संशोधन बताया था। प्रथम संविधान संशोधन में बाद आया था दोस्तों शंकरी प्रसाद बनाम राजस्थान,
तो उस वाद में इन महोदय ने, यानी इन जज महोदय ने, सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय थे, उन्होंने आधारभूत संरचना जैसा शब्द का उल्लेख किया था। आधारभूत संरचना का शब्द का प्रयोग राजस्थान आधारभूत संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1965 ईस्वी में सज्जन सिंह बनाव राजस्थान, सज्जन सिंह बनाव, दोस्तों शंकरी प्रसाद बोला गया, सज्जन सिंह था, सज्जन सिंह बनाव राजस्थान में जिक्र किया, परंतु लागू नहीं। दोस्तों बहुत टफ चैप्टर था ये, आसानी से न समझ में आने वाला था। एक नोट लगाकर वो लिख देता हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि ये आधारभूत संरचना का, ये दोस्तों कुछ लोगों का ही मानना है। ध्यान रखना, अगर परीक्षा में ऑप्शन, ध्यान रखना, दोबारा से बता रहा हूँ, परीक्षा में ऑप्शन आ जाए कि आधारभूत संरचना का उल्लेख किसने किया है, तो आप जर्मनी के प्रोफेसर का उत्तर देकर आएंगे। लेकिन अगर जर्मनी के प्रोफेसर का उत्तर ऑप्शन में नहीं है, तो आप ये मानेंगे कि आधारभूत संरचना का शब्द का, आधारभूत संरचना का जो शब्द है, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से है। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान, यानी आधारभूत संरचना शब्द का प्रयोग पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उल्लेखित किए गए। तो ये था दोस्तों, अगर पाकिस्तान, यानी अगर जर्मनी वाले प्रोफेसर है डॉल्ट्रिस कनॉट महोदय ऑप्शन में नहीं, तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं मानते दोस्तों। तो ये ध्यान रख लेना, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट कैसे आया और कैसे लागू हुआ, इस पर मैंने पूरी चर्चा की दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ही 1973 में केशवानंद भारती बनाम में एस एम सीकरी रिटायरमेंट हुए, एस एम सीकरी के बाद में जज बनते हैं ए एन रे बनते हैं। तो इन्होंने काम कर दिया दोस्तों, क्या काम किया दोस्तों, एक दोबारा पीठ गठित की जिसका नाम है केशवानंद भारती वाद सेकंड। आप 30 सेकंड का समय दे रहा हूं दोस्तों, आप ये बताना केशवानंद भारती बनाम भारतीवाद सेकंड कब आया था। केशवानंद भारतीवाद सेकंड कब आया दोस्तों, आशा करता हूं सभी आंसर दे पाएंगे। कब आया दोस्तों, आज तक नहीं पढ़ा होगा क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता दोस्तों। तो ये आया था दोस्तों 1975 में, जब एस एम सीकरी रिटायरमेंट हो जाएंगे दोस्तों। इस समय सीजीआई कौन थे, यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ए एन रे थे दोस्तों। ए एन रे ने बिना किसी याचिका को एक पीठ गठित कर दी दोस्तों। इसमें कुल न्यायाधीश कितने थे दोस्तों, इसमें ये क्यों गठित हुई थी दोस्तों, यानी केशवानंद भारती बनाव आया क्यों था, तो दोस्तों केशवानंद भारतीवाद फर्स्ट को चुनौती, केशवानंद भारतीवाद फर्स्ट को चुनौती का रिव्यू था दोस्तों, की समीक्षा, चुनौती की समीक्षा, यानी किसी भी केस को सुप्रीम कोर्ट अपने ही केस की समीक्षा कर सकता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए दोस्तों समीक्षा करने के लिए किसी की याचिका डालनी पड़ती है। अगर याचिका डाले तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपने केस की समीक्षा नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजे थे इन्होंने 11 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई और पीठ बनाकर एक वाद लेकर आते हैं केशवानंद भारतीवाद सेकंड 1975 में। तब केशवानंद भारती वाले के वकील कौन थे, नानी पालके वाला ने विरोध किया दोस्तों। विरोध करते हुए कहा कि जब तक किसी ने याचिका नहीं डाली तो आपने एक पीठ गठित कर आप अपने ही यानी जो न्यायाधीशों ने निर्णय दिया उसकी समीक्षा कैसे कर सकते हैं। तब इसको मामले को वहीं यानी 2 दिन पीठ अस्तित्व में रही। विरोध नानी पालकी वाला के विरोध किए जाने पर इस पीठ को अस्तित्व समाप्त कर दिया था। बस इतना ध्यान रखना दोस्तों, केशवानंद भारतीवाद सेकंड है कब का, 1975 का। इस समय न्यायाधीश
कितने न्यायाधीशों की बैच बनी? 11 की। और दोस्तों उस समय सीजीआई कौन थे? तो सीजीआई रहेंगे सीधी सी बात है सरकार के पक्ष वाले न्यायाधीश। आज हमारा टॉपिक ये समाप्त हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आधारभूत संरचना में शामिल। आधारभूत संरचना में शामिल। तो दोस्तों कौन कौन सी चीजें हैं जो आधारभूत संरचना में शामिल है? तो सीधा प्रश्न आता है यहां से, तो कौन कौन सी है? तो विधि का शासन, आर्टिकल 14। नेक्स्ट दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट संसदीय शासन व्यवस्था में संघात्मक ढांचा, फेडरेशन सिस्टम। संघात्मक ढांचा के बाद में शक्तियों का पृथक्करण, आर्टिकल 15। शक्तियों का 50 दोस्तों, शक्तियों का पृथक्करण। आर्टिकल नहीं गिने दोस्तों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इनके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, व्यक्ति की गरिमा प्रस्तावना में उल्लेखित है दोस्तों। व्यक्ति की गरिमा यानी प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। व्यक्ति की गरिमा के अलावा देश की एकता या अखंडता, देश की एकता या अखंडता 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। पंथ निरपेक्षता के अलावा लोक कल्याण, लोक कल्याण के अलावा निष्पक्ष चुनाव, क्या हो जाएगा? निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अलावा दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, गणतंत्र, गणतंत्र के अलावा दोस्तों संप्रभुता, संप्रभुता के अलावा दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, यहां लिख देता हूं, न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 13 है। न्यायिक पुनरावलोकन के अलावा वयस्क मताधिकार, मताधिकार। तो ये इतनी बातें हैं दोस्तों जो आधारभूत संरचना में शामिल है। इनमें आप संशोधन नहीं कर सकते दोस्तों, यानी ये शाश्वत प्रावधान है जिनमें आप संशोधन नहीं कर सकते। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार पढ़ेंगे दोस्तों, आराम से याद हो जाएगी। सीधा प्रश्न आता है, सीधा प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सी चीज है जो आधारभूत संरचना में शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग वाद में ये कहा गया दोस्तों, अलग अलग वाद में ये आया है कि ये चीजें आधारभूत। तो मैंने कलेक्ट कर आपको एक साथ में बता दी। एक दो अगर कोई नहीं आ गया तो दोस्तों आप भी चेक कर लेना। विधि का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता अखंडता, पंथ निरपेक्षता, लोक कल्याण, वयस्क मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र, गणतंत्र, संप्रभुता। तो ये थी दोस्तों आधारभूत संरचना को लेकर जो हमारी बात थी वो चल रही थी, उसको हाल हमने पूरा कर लिया दोस्तों। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में मौलिक अधिकारों पर। तब तक बने रहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।